करेंगे सॉलिड स्टेट या सरफेस केमिस्ट्री इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। समझ में बात आ रही है सबको? तो हम लोगों ने देखिए पूरा हम लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन पूरा पढ़ लिया था। एक दो ग्राफ और बताएंगे, समझा कि नहीं? जी प्रांजल सिंगला, प्रांजल आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। आप क्यों इस बैच में आई हैं? ये तो बैच दूसरा है। प्रांजल मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके सर, सॉरी गलती से हो गया। हाँ कल टीटीएस में होता है ना, कल आपकी क्लास थी, कल आप आई नहीं थी। चलिए आप वीडियो लेक्चर कल वाला ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके। हाँ ओके बाय। कल यार मुझे तो देखिए हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। समझ में बात आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2 आसान क्वेश्चन मैं पहले दे रहा हूं। जुनैद चौधरी हेलो, हाउ आर यू? जुनैद चौधरी अनम्यूट होके कुछ बोलो। हाउ आर यू? I am very good sir, what about you? व्हाट अबाउट यू नहीं, तुम कहाँ रहते हो यार? तुम रेगुलर नहीं रहते हो क्लास में। दैट Sir, I ऐसे was कैसे? not able to attend the class because I was in my village. अच्छा 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 ओके, तो बता देते ना हमें, हम परेशान थे तुम्हारे लिए। Sir, अच्छा ऐसे I was going to, ठीक है but यार, there इंग्लिश was बहुत no अच्छी बोलते internet हो। connection there. अल्हम्दुलिल्लाह, योर इंग्लिश इज वेरी गुड, बट यू प्लीज स्पीक इन हिंदी। एक आदमी हिंदी में बोल रहा है, तुम इंग्लिश बोल रहे हो। Okay sir. अरे यार बहुत अच्छी आदत। यानी देव समाज वाले भी अजीब इंग्लिश बोलते रहते हैं। एक वो जो है लड़का है, क्या नाम है, माँ शेख, इतनी जबरदस्त इंग्लिश लिखता है, मुझे मैसेज किया, Ava is unable to join your class in spite of presence of good internet, या क्या क्या लिखे हुआ था। इतनी अच्छी इंग्लिश मैं क्या बनाऊं। लगता है देव समाज में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है भाई। चलिए सारे लोग ध्यान दें, गौर से देखें कि आपको सीख लिए सर। हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो देखो इस क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है, सारे लोग ध्यान दें
आपके पास log 10k इज इक्वल टू log 10a माइनस EA बाई 2.303 RT है, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चंस में दिया हुआ था 14.34 माइनस 1.25 10 टू द पावर 3। अब देखिए इस जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसको इस इक्वेशन से रिलेट कीजिए बस। तो आपको माइनस माइनस तो ऐसे ही रहेगा। तो इस क्वेश्चंस के मुताबिक EA is equal to 2.303 RT should be equal to 1.24 10 to the power 5 by 4 by t, tt cancel, तो EA is equal to 1.25 10 to the power 4 2.303, R की वैल्यू यहाँ पर 8.314 लेंगे क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो हम जूल में ही लेंगे। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। EA इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो आप लिखिएगा जूल पर मोल। चलिए सारे लोग बताइए ये वाला पार्ट सबको समझ में आया, रिस्पॉन्स करें। यस सर। हाँ, जो मैसेज लिखना चाहें लिख लें और जो बोलना चाहें बोल दें। हार्दिक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? बिलाल ये क्वेश्चन समझ में आया? फैजान? नहीं, हार्दिक बिश कैलोरी में तभी निकालेंगे जब आपको ऑप्शन दिया रहे, डायरेक्ट सब्जेक्टिव रहे तो आपको जूल में एसआई यूनिट में ही निकालना है। ऑप्शन दिया रहे तो ऑप्शन के मुताबिक। ओके, पिछले क्वेश्चन में जो पिछले क्लास में था वो कैलोरी में था। जब यह मान लिया ये स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप एसआई यूनिट में ही निकालेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? एक मिनट सर। हाँ चलिए लिख लिया। यस सर, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब आइए, log 10a शुड बी इक्वल टू 14.34। तो याद है हमने आपको क्या ट्रिक्स दिया था, 10 टू द पावर 14.34। अब इसको हम 10 टू द पावर 14 और 10 टू द पावर 0.34, तो a इज इक्वल टू, देखो log 10 टू द पावर 2 0.3 समथिंग होता है, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.3। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग, तो मैं 2 ही लगभग ले रहा हूं 10 टू द पावर 14। बताओ आंसर सबको समझ में आया विदाउट लॉग टेबल? बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया? एक बार और यस बता। सर। एक दफा और बता देते हैं, देखिए एक दफा और बता देते हैं, गौर से सुने। आपको रिलेट करना है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, ये वैल्यू इसके बराबर रिलेट कर दीजिए और log 10 को इसके बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कंपटीशन में भी और ये खुद एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और जी मेंस में भी आ चुका है ये। तो log 10 इज इक्वल टू 14.34, मेन इक्वेशन से बस रिलेट कर दीजिए। तो क्या है मेन इक्वेशन, log 10a शुड बी इक्वल टू 14.34। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को कहते हैं a, तो a शुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर 14.34। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 14, तो मैंने आपको बताया था log 10 टू 0.3, तो 2 इज इक्वल टू 10। वीडियो हटाओ भाई तुम लोग, वीडियो को मिस, कौन वीडियो देख रहे हैं भाई, वीडियो को हटाएं। 2 इंटू 10 टू द पावर 0.3, यहाँ पर 0.34 है, तो मेरे ख्याल से 2.1512118 इस तरह की वैल्यू कुछ आएगी। मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं 2 इंटू 10 टू द पावर 14। अब सबको समझ में आया? मैथ समझ में आया सबको? मैथ Yes, sir. गुड। हार्दिक ये मैथ समझ में आया आपको? समीर तुम रेगुलर रहो। समीर, सामिया आवाज आ रही है मेरी? सामिया आपको समझ में आ रहा है? सामिया,
रहबर आपको समझ में आ रहा है? सामिया, क्लास के बाद आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। सामिया प्लीज आज आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। सामिया सुन पा रही हैं मुझे? ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। आज ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास तक आधे घंटा तक ये खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर, इसलिए सारे लोग रेगुलर रहें। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू होना ही है। अब आप लोग मशवरा दीजिए कौन सा चैप्टर शुरू करूं। ये मैं जानबूझ के दे रहा हूं, आप अपने से करके दिखाएं। डायरेक्ट करें। ये मैं दूसरा क्वेश्चन दे दिया प्रैक्टिस के लिए कि गलत नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए सादिया अंसारी अच्छा बोलती हैं। चलिए सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे। तौहीद नबी जो बोलेंगे वो बहुत अच्छे आदमी हैं। जल्दी से सब कुछ डाउनलोड कीजिए आप। कर लिया ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये जानबूझ के दिया कॉन्फिडेंस के लिए कि जिस स्टूडेंट को अभी भी नहीं आ रहा है, log 10a शुड बी इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, ये आंसर आया a। अब 2000 बाई t शुड बी इक्वल टू EA बाई 2.303 RT, TT कैंसिल। अगर तुम्हारे वैल्यू कैलोरी में दिया हुआ तो बहुत गंदी बात क्यों बात कर रहे हैं आप। 2.303 इंटू आर, आर की वैल्यू बोर्ड लेवल पर आए तो आप SI यूनिट ही लेंगे, ऑप्शन में रहे तो वह आपके ऊपर है, कैलोरी में दिया रहा है तो कैलोरी में डायरेक्ट। और ये याद रखिए, अगर ऑप्शन में कैलोरी दिया रहे तो आर की वैल्यू 2। पिछले क्लास में एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने कहा था कि हम जूल में निकाल लेंगे फिर कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। गलत, आप डायरेक्ट कैलोरी में आंसर रहे तो आप डायरेक्ट कैलोरी ही वाली वैल्यू लीजिए। तो यहां पर आंसर जूल में लिखिए। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वैल्यू ऑफ EA आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको आ गया होगा समझ में। चलिए देखिए, चलिए बनाइए, मैं अभी ऑप्शन वगैरह नहीं दूंगा, डायरेक्ट अपने से लिखिए। हाँ
वेरी गुड। यहाँ log 10 के है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ वेरी गुड। स्लोप का फॉर्मूला -EA/2.303R। कंफ्यूजन दूर करें। पिछला क्लास में मैंने नेचुरल लॉग वर्सेस 1/t हो तो स्लोप का फॉर्मूला था -EA/R। यहाँ 10 का बेस लगा दिया तो 2.303 विच शुड बी इक्वल टू 5900 -EA 2.303। R को रहने दो, ऑप्शन को देखकर तुम क्वेश्चंस कर लोगे। बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन रहे तो तुम अपना R की वैल्यू 8.314 रख दोगे। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं? चलो मेथड मैं सिखा रहा हूं, बाकी तुम लोग सीख लोगे अपना। बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, एक थ्योरी मैं लिखाता हूं। टॉपिक सारे लोग डालिए। आर्हेनियस इक्वेशन, बातचीत नहीं। आर्हेनियस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। टॉपिक डालिए आर्हेनियस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। बातचीत ना करें प्लीज। ऐसे मानने लगे तो फिर मैं इसको बोल क्या बोले? चलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया है, हंगामा बहुत करते हैं बच्चे लोग। हाँ मैंने म्यूट कर दिया। चलिए हाँ गौर से सुने। आर्हेनियस इक्वेशंस में आपके पास इक्वेशन है log 10k इज इक्वल टू log 10a माइनस EA बाई 2.303 RT। गौर से सुनिए। एट टेम्परेचर T1 पे K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कल आपने पढ़ा था K1 log 10A। आर्हेनियस सेम रहेगा। एक्टिवेशन एनर्जी पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, RT1। सिमिलरली एट टेम्परेचर T2 पर वैल्यू हो जाएगी log 10K2 log 10A माइनस EA बाई 2.303 RT2। चलिए यहां तक लिखिए तो सारे लोग। लिख लिया आपने? ठीक, अब दोनों को हम माइनस कर देंगे तो देखिए, तो जब माइनस करेंगे तो देखिए log a तो कैंसिल हो जाएगा और log K2 माइनस K1 का मतलब ये हुआ माइनस EA बाई 2.303 RT2 माइनस माइनस प्लस 2.303 RT1।
तो देखिए लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, तो log K2/K1, दिस फार्मूला इज यूज। EA/2.303 R कॉमन ले लें, 1/T1 माइनस 1/T2। जब भी न्यूमेरिकल में दो टेम्परेचर दिया रहे तो हम इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। जब भी न्यूमेरिकल में दो टेम्परेचर दिया रहे तो आर्हेनियस इक्वेशन हम इस तरह करेंगे। एक टेम्परेचर दिया रहे तो जो आपको सिखाया गया अभी। जिन्होंने ये नहीं लिखा जल्दी लिखें, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी लिखें। अब तो लिख लिया आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन लिखिए।
तो देखिए दो टेम्परेचर दिया हुआ है, तो log K2 बाई K1 EA बाई 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2 K2 higher temp 7 into minus 1 divided by 2.8 10 to the power minus 3. K2 हायर है तो हायर वाला ऊपर लेंगे. EA 2.303 R रहने दीजिए. 400 minus 300 400 into 300. तो देखिए log 0.25 into 10 to the power 3 EA by 2.303 R 100 by 400 into 300 कैंसिल है. अब देखिए पहले यहां तक सारे लोग लिख लीजिए. सारे लोग यहां तक सबको समझ में आया? देख लीजिए सारे लोग. तो log इसको लिखेंगे 250 second to EA by 2.303 R. अरे वीडियो कौन देख, वीडियो हटाएं ना भाई. वीडियो को क्यों टिप टैप कर रहे हैं आप लोग? अब देखिए यहाँ पर log 250 को हम क्या लिख सकते हैं? log 25 into 10. तो log 25 प्लस log 10. log 25 को log 5 का होल स्क्वायर 1. 2 log 5 प्लस 1 2 इंटू 0.7 प्लस 1 2.4. ये 2.4 आ गया. EA बाई 2.303 इंटू R 1 बाई 1200. तो EA इज इक्वल टू 2.4 1200 2.303 इंटू R. समझा? तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं 2.4 इंटू 1200 इंटू 2.303, तो ये आपके पास आ रहा है 6632.64 R. अब R 8.314 रख दीजिएगा तो जूल में आ जाएगा, कैलोरी में रखिएगा. पहले बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए क्या आपको समझ में आया या नहीं? ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने?
देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए कि अगर ए से बी कोई रिएक्शन है, मैंने आपको सिखाया था रेट लॉ कैसे लिखेंगे। R1 इज इक्वल टू K1 ए पे पावर n पावर एट टेम्परेचर T1। अगर इसी रिएक्शन को टेम्परेचर T2 पे लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, R2 टेम्परेचर और K2 और ए पे पावर n। तो देखिए R1 बाय R2 का जो रेशियो होगा वही K1 बाय K2 का रेशियो होगा। ये जानबूझ के एग्जामिनर यहाँ पर ये भी दे सकता था, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल। तो रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल, तो आर्हेनियस तो इस्तेमाल करना ही है। ये जानबूझ के लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, आप पढ़िएगा अभी जस्ट इसी क्वेश्चंस के बाद, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं ना तो रेट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। तो log K2 बाई K1 EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। बस K1 K2 का जो रेशियो है वो R1 बाई R2 का भी है। तो बस आप डायरेक्ट कह दें 2K, अगर K1 को K लेंगे तो K2 क्या हो जाएगा, डबल। तो कोई कंफ्यूज करेगा रेट, तो आप समझाइए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट भी डबल ट्रिपल होता है। अभी मैं ग्राफ दोबारा बनाऊंगा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर यहां पर लिखता है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल, तो ये तो स्टूडेंट को समझ में आ जाता है। यहां पर जानबूझ के एग्जामिनर लिखेगा रेट ऑफ द रिएक्शन, फिर भी आर्हेनियस का ही इस्तेमाल करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? और इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? तो ये सब लैंग्वेज पर ध्यान दें। अब मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन देते हुए मैं फिर आगे बढ़ूंगा। This is the last question. अच्छा इस क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, अभी एक थ्योरी पढ़ लीजिए फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। टॉपिक डालिए फैक्टर अफेक्टिंग द, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस पर तो पूरा चैप्टर भी आप पढ़ चुके हैं। व्हेन concentration of reactant increases
rate of reaction increases according to rate law। अब कितना से बढ़ेगा वो पावर पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये आप पढ़ चुके हैं रेट लॉ में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नहीं लिखा था? ये लिख लिया था सारे लोग, उन्होंने कहा नहीं लिखा था। ये लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग द, चलिए रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी पढ़िए, थ्योरी है, जल्दी खत्म करते हैं इसको, जल्दी लिखिए। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप पढ़ चुके हैं कि जब कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं रिएक्टेंट को तो रेट बढ़ता है, कितना से बढ़ेगा वो पावर पर डिपेंड करेगा, जो आप पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। दूसरा आप लिखिए अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, जिस पर मैं ग्राफ अभी ग्राफ भी बताऊंगा आपको। चलिए ये स्लाइड लिख लिया। दूसरा फैक्टर लिखिए अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए पहले थ्योरी लिखिए। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। देखो आगे का लाइन, और ये ऑप्शन में पूछा जा चुका। नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीजेस। इसीलिए रेट पर टेम्परेचर का अफेक्ट बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीजेस, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। कोई भी कहे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ता है, 4 ऑप्शन दे दे, तो याद रखिए इफेक्टिव कॉलिजन, रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये सारे लोग ध्यान दें, रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे मैं आपको ग्राफ के जरिए समझाता हूं। सारे लोग ध्यान दें। देखिए ग्राफ पहला एक, चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं। देखिए मैं इस पॉइंट को समझाता हूं, ग्राफ को समझिए। ग्राफ को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमने आपको पढ़ाया था कि प्रोडक्ट बनने के लिए कॉलिजन होना चाहिए। हर कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं देता है, ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इफेक्टिव कॉलिजन देगा। इसलिए ग्राफ जो इसका होगा, याद रखिए, ग्राफ को याद रखने का तरीका है बेल शेप ग्राफ। बेल शेप ग्राफ इस तरह याद रखिए। अब इस ग्राफ का मैं सिग्निफिकेंस बताता हूं। देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब यही हुआ, शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 है, जैसे जैसे आपने देखो वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, इस पोर्शन को क्या कहेंगे, यही इफेक्टिव कॉलिजन है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन। यहां देखो, इसको रिलेट करो, इसको मैं तुम्हें समझाता हूं दोबारा, इस एक्सिस से रिलेट करो। देखो देखो देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ही कम है, जो कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। देख लो वाई एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस को देखो, तो वही इफेक्टिव कॉलिजन्स हैं कि
बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है उसको कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इस ग्राफ का ये टेम्परेचर T पर है, ये ग्राफ टेम्परेचर T पर है, तो ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। मतलब इसको ये भी कह सकते हैं आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। याद रखिए थ्रेशोल्ड के बराबर हो या ज्यादा हो तो वही इफेक्टिव कोलिजन देता है कि नहीं। तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, काइनेटिक एनर्जी इस पोर्शन की बहुत ज्यादा हो गई। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो इफेक्टिव कोलिजन्स को बता रहा है। और देखो वाई एक्सिस को देखो, बहुत ही कम मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन दे रहा है, बहुत ही कम रिएक्शन में टेक ही पार्ट नहीं कर रहा है, और ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो मोस्ट प्रोबेबल है। बताओ ये ग्राफ का सिग्निफिकेंस सबको समझ में आया या नहीं? ये ग्राफ का सिग्निफिकेंस सबको समझ में आया? अब पूछो। ये ग्राफ को याद रखने का तरीका बेल शेप ग्राफ, याद रखो बेल शेप ग्राफ, बेल शेप ग्राफ, बेल शेप ग्राफ। शुरू बहुत कम मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक ही पार्ट नहीं करेगा, बहुत ही कम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जो इफेक्टिव कर ले देगा, ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास मोस्ट प्रोबेबल होगा जिसको एडिशनल एनर्जी दी जाएगी। बताइए सबको समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी बताइए। हार्दिक समझ में आया? जल्दी बताइए सारे लोग, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? गुड, लिख लिया? सारे लोगों ने लिख लिया इसको? ओके ओके जुनैद सर, ये सारे लोग लिख लीजिए। जी जी जी, मोस्ट प्रोबेबल की हाईएस्ट नहीं, मोस्ट प्रोबेबल कहाँ? देखिए मोस्ट प्रोबेबल ये जो फ्रैक्शन वाई एक्सिस को देखिए, ज्यादातर मॉलिक्यूल, यहाँ देखिए ज्यादातर मॉलिक्यूल की मोस्ट प्रोबेबल है। मोस्ट प्रोबेबल को मैक्सिमम नहीं कहते हैं, याद रखिए। एक मिनट में मिसाल देता हूं। 10 स्टूडेंट है, कुछ 2-3 स्टूडेंट, मान लिया 50 मार्क्स का पेपर था, कुछ स्टूडेंट को 48 नंबर आया, ज्यादातर स्टूडेंट को 30 नंबर आया, तो ये मोस्ट प्रोबेबल नंबर आया। मोस्ट प्रोबेबल नंबर का मतलब मैक्सिमम वैल्यू नहीं। यहां वाई एक्सिस को तो ज्यादातर, ये वाई एक्सिस को देखें, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है उसी को एवरेज एनर्जी समझ लीजिए। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है उसी को मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब हाईएस्ट वैल्यू नहीं है, गलत कंसेप्ट। 10 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट को 30 नंबर आया तो ये 30 मोस्ट प्रोबेबल कहलाएगा। हाईएस्ट मार्क्स ये है जो कि कम स्टूडेंट को आया। वही हाल ये वाला पार्ट है जो ज्यादा। सबको समझ में आया कि नहीं? तो मोस्ट प्रोबेबल की मीनिंग अलग। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब देखिए वाई एक्सिस से रिलेट कीजिए, ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है उसको मोस्ट प्रोबेबल कहेंगे। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब मैक्सिमम एनर्जी नहीं, ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होगी वो मोस्ट प्रोबेबल होगी। वाई एक्सिस को देखें, और ये जो है यही इफेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाएगा। प्लीज दूसरा ग्राफ देखो प्लीज सारे लोग, इससे और समझ में आएगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? सारे लोग देखें काइनेटिक एनर्जी। बेल शेप ग्राफ, तो ये यहां पर आई एनर्जी आई, ठीक है भाई, ये T1 है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। सॉरी फॉर दैट। देखिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखिए सारे लोग एडिशनल मॉलिक्यूल, देखो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गया कि नहीं, यही देखिए ज्यादा पोर्शन बढ़ गया, ये T2। आपको एग्जामिनर एक और ग्राफ बना देगा, कहेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2, तो T2 ग्रेटर देन T1, वो 3 ग्राफ बना देगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखिए इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ रहा है, एडिशनल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। बताइए सबको समझ में आया? इसीलिए समझा कि नहीं? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा। तो देखिए पोर्शन एरिया बढ़ रहा है और ये एरिया जो है रेड है, पहले ये एरिया रेड था जो एक टेम्परेचर पर सिखाया गया। देखिए सारे लोग, ये एक टेम्परेचर पर था, देखिए एरिया इतना ही था। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो देखिए एरिया इस एडिशनल मॉलिक्यूल पूरा बढ़ गया यहां तक। देखिए मतलब ऐसे समझिए A B C D, ABC पूरा, पहले इतना ही सा पोर्शन था। टेम्परेचर बढ़ाने पर देखिए, मैं आपको इस तरह भी लिख देता हूं, ये जो ब्लू लाइन है दिस, ये जो पूरा है दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल, देखो फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल, और जितना एडिशनल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो देखो पहले के कंपैरिजन में रेट नहीं बढ़ गया। देख लें ग्राफ। अरे बोलो हार्दिक, समझ में आया कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है ना, देख नहीं रहे हो? तुम इसको देखो, पहले देखो सारे लोग, यहाँ इतना ही एरिया है, दिमाग लगाएं भाई। सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताएं। पहले इतना ही मॉलिक्यूल था, देखें यहाँ सारे लोग इतने ही मॉलिक्यूल थे। अब देखें कुछ को, अब देखिए ये मॉलिक्यूल एडिशनल आ गए कि नहीं, पहले तो था ही, अब इससे ज्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एडिशनल मॉलिक्यूल की बढ़ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ा ना। पहले इतना ही एरिया था, अब देखिए यहां से यहां तक एरिया बढ़ गया। ये देखिए एडिशनल मॉलिक्यूल, चलें आगे बढ़ें, जल्दी लिख लें। तो T2 ग्रेटर देन T1, तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये हुआ दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, या उतना लिखने की जरूरत नहीं है, एडिशनल मॉलिक्यूल है, वहां मॉलिक्यूल कम था। अब देखो एक कोई अंधे स्टूडेंट है, उसको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही मॉलिक्यूल था। अब यहाँ से एरिया देखें, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उस अंधे को एक यू से नाम है कि स्टूडेंट का, वो उसको ये नहीं मालूम है कि वो लिख रहा है कि कहाँ बढ़ रही है। अब अंधा है, यहाँ देख नहीं रहे। वाई एक्सिस को देखें, पहले इतने ही मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थी, अब इतने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो रेट बढ़ जाएगा। बताइए सबको समझ में आया? इस पूरे बैच में
लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं। सच सच बताओ, ये सबको समझ में आए कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, देखो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद बढ़ गया। ये ब्लू पोर्शन को सारे लोग देखें और प्रीवियस से रिलेट करें। पहले इतने ही मॉलिक्यूल था, अब देखो मैं 10 दफा बोल दिया, एरिया बढ़ गया एडिशनल, अब देखो इतना सारा बढ़ गया। वाई एक्सिस को देखो, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो फ्रैक्शन ऑफ तो रेट बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। पहला पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का दोनों काम होता है, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? तो बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ, जल्दी जल्दी लिखे, अल्टरनेटिव पाथ टू द केमिकल रिएक्शन वेयर एक्टिवेशन एनर्जी इज लो। मैं ग्राफ बनाऊंगा, आपको मालूम है एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज ये एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करता है जिस पाथ में वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा। वो मैं ग्राफ से समझाता हूं। तो जैसे बहुत सारी, एक रास्ते से आदमी नहीं जाता तो दूसरा अल्टरनेटिव पाथ, तो कैटलिस्ट रिएक्शन को अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है, ऐसा प्रोवाइड जहां एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लो, और एक्टिवेशन एनर्जी लो तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट। जैसे ग्राफ देखें, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। पहले अगर आप समझें, नहीं लिखा बाद में यहाँ देखें, मैसेज करना जरूरी है क्या? पहले समझें टीचर की बात को, कोई मैसेज नहीं करेंगे। यहाँ पहले देखें ग्राफ को, कल मैंने आपको पढ़ाया था एक्सो और एंडो, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। ये विदाउट कैटलिस्ट है। अब देखो सारे लोग, यहां से यहां तक जो एनर्जी होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आप देखो सारे लोग, कैटलिस्ट जैसे आया तो वो ऐसा पाथ प्रोवाइड किया कि जहां एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, लो। तो देखो यहां से यहां तक आने में टाइम ज्यादा लगेगा, और ये देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी है और एक यहां से यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी है। तो देखो ये डॉटेड लाइन जो है वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? पॉजिटिव कैटलिस्ट। समझा? तो वही है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अब देखो ऊपर जाने में टाइम ज्यादा लगेगा तो रिएक्शन स्लो, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन कैटलिस्ट एक ऐसा अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड किया जहां एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी लो तो रिएक्शन फास्ट। बताओ ये ग्राफ सबको समझ में आया? ये ग्राफ सबको समझ में आया कि नहीं? कि कैटलिस्ट, पहले ये डॉटेड लाइन, ये जो है विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, लेकिन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करता है। यस यस यस,
यस हार्दिक, स्पीड बढ़ाएगा तो रेट बढ़ेगा, इसलिए देखिए स्पीड बढ़ा दिया, रेट बढ़ा। एक्टिवेशन एनर्जी का लो, लो का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, स्पीड ज्यादा। चलिए अब ये स्लाइड लें जल्दी, ये स्लाइड लिखें जल्दी से, ये स्लाइड जल्दी से लिखें। ये ग्राफ बना लें, उसी बी पॉइंट में लिखें प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट decreases the rate of reaction if, if नहीं, because it provides an alternative chemical reaction is high। तो कैटलिस्ट का दोनों काम होता है, वो रेट को बढ़ाता भी है, रेट को घटाता भी है। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़िएगा आप कैटलिस्ट की टाइप्स। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट को बढ़ाता है, कुछ कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट को घटाता है। क्यों? वो एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करता है जहां एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन को स्लो कर देगा, मतलब स्पीड को स्लो कर देगा, ऐसा पाथ प्रोवाइड करता है। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया, तो ये जो रेड लाइन है प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर का सबसे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए। तो देखिए पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट को बढ़ाता है, जो आपको बताया गया कि वो ऐसा पाथ प्रोवाइड करता है जहां एक्टिवेशन एनर्जी घट गई। एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है तो रिएक्शंस क्या हो जाता है? फास्ट। लेकिन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, तो ये ग्राफ है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी पहले कम थी लेकिन एक ऐसा ये अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड किया जहां एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, तो देखिए स्पीड बढ़ गई, देखिए ज्यादा टाइम कवर करेगा,
तो ज्यादा टाइम कवर करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो गई तो रिएक्शन स्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल लिखिए। चलिए यहाँ देखिए,
तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। पहले k इज इक्वल टू आपको मालूम है e टू द माइनस ई ए बाई आर टी। तो देखिए k1 इज इक्वल टू ए रहने दीजिए माइनस ई ए आर इंटू 500। k2 इज इक्वल टू कह रहा है ए है माइनस कह रहा है 20 किलो जूल कम हो गया, तो कम हो गया तो ये आपके पास हो गया 20 बाई आर इंटू 400। पहले सारे लोग बताइए ये जो दो इक्वेशन लिखा वो सबको समझ में आए कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग बताइए। विदाउट कैटलिस्ट है ये आपके पास है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट है। और जैसे ही कैटलिस्ट लिया तो ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी 20 जूल घट गई। यस या नो? सारे लोग बताओ, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। हार्दिक यहां तक क्लियर है? मैं फिर इसको रिपीट नहीं करूंगा, सब लोग पूछ लो भाई। ये दो इक्वेशन सबको समझ में आया? कुछ लोगों की बहुत बुरी आदत है, अब आगे बढ़ जाता हूं तो कहते हैं वो रिपीट कर दीजिए। ये सबको समझ में आया ये दो इक्वेशन? अब क्वेश्चंस कह रहा है मुझे, क्वेश्चन थ्योरी पर मत जाइए, थ्योरी पर मत जाइए हार्दिक, क्वेश्चंस कह रहा है तो उसी को देखिए पहले। अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, वो थ्योरी पार्ट है, ऑर्गेनिक में आप पढ़िएगा हाइड्रोजनेशन के लिए क्या क्या होता है। अभी थ्योरी पर, अभी न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिए। वो माना है कि ऐसा कोई हाइड्रोजनेशन है। अब देखिए कह रहा है विथ सेम रेट, सेम रेट का मतलब k1 इज इक्वल टू k2 को बराबर कर दीजिए, तो a माइनस ई ए बाई आर इंटू 500 शुड बी इक्वल टू a माइनस ई ए माइनस 20 बाई आर इंटू 400। ए कैंसिल। अब देखिए माइनस ई ए बाई 500 माइनस ई ए प्लस 20 बाई 400 कैंसिल, तो आपके पास माइनस 4 ई ए माइनस 5 ई ए प्लस 100, तो ई ए इज इक्वल टू 100 किलो जूल। बी ऑप्शन। तो हाइड्रोजनेशन विदाउट कैटलिस्ट, इसलिए देखिए कि स्लो रिएक्शन होगा विदाउट कैटलिस्ट होगा, तो हाइड्रोजनेशन इसलिए कहा जाता है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होना चाहिए तभी रेट फास्ट होगा। हाइड्रोजनेशन विदाउट कैटलिस्ट या तो या नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत ही स्लो होगा। दैट द रीजन वो न्यूमेरिकल में कहा कि आप एक्टिव, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पहले 100 थी, बाद में 20 जूल कम हो गई, रिएक्शन फास्ट हो गया। बताइए यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी बताएं। कोई डाउट है जल्दी पूछें। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्लास में, चूंकि अभी टाइम इतना कम है कि मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू नहीं कर सकता, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे। नहीं, -100 जूल कहाँ से आएगा? हार्दिक देखो इसको सॉल्व करो यार, ये प्लस हो जाएगा ना। मैथ में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैथ में प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है? 1 मिनट रुकें सारे लोग, ये सॉल्व देख लें कहाँ गलती है। भाई आंसर सही है कि गलत है? -100 में आ रहा है कि
हार्दिक एक दफा बताएं समझ में आया या नहीं आया हार्दिक? अरे हार्दिक तुम लोग क्या करते हो भाई? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और क्या कहते हैं इसको, नेक्स्ट क्या कहते हैं, और नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। ओके बाय बाय।